ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2 10वीं वर्ग का बीटीसी की बुक से, जिसका 7 नंबर क्वेश्चन है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सीएम और त्रिज्या 60 सीएम वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में कोई एक ठोस है, ठीक है, वो ठोस क्या है, बेलन है या शंकु है, क्या है ये अभी पता नहीं है, लेकिन उस ठोस में क्या है कि 120 सीएम ऊंचाई और 60 सीएम त्रिज्या वाला शंकु शामिल है, जो 60 सीएम त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसको पकड़ के बालक ऐसे पकड़ो, ठीक है। अर्धगोला मान लीजिए यहां हो गया, ध्यान से देखिएगा। अर्धगोला से आपका परिचय होगा, जो क्षेत्रमिति के जो क्या है कि लेक्चर क्लास जो चल रहे हैं उसमें यह बलदाई हो सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस क्लास पीरियड में बनाने की कोशिश किया है। अर्धगोला किसका भाग है, क्षेत्रमिति का, 3D शेप का, है ना। इसलिए आपके सिलेबस और आपके कार्यों से यह अलग नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिए। अर्धगोला है, फिर क्या है बाबू, इधर है अर्धगोला 60 सीएम त्रिज्या का है। कितने सीएम का, 60 सीएम का। किसी को दिक्कत, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, यहाँ आप लिख सकते हो, इधर से लिखो, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 60 सीएम। किसी को दिक्कत, फिर कह रहा है कि अब त्रिज्या के ऊपर ही शंकु था, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 120 सीएम थी। अब त्रिज्या के ऊपर ही शंकु था, त्रिज्या के ऊपर क्या हो गया, मतलब इस अर्धगोले के ऊपर क्या हो गया, शंकु। तो अर्धगोले का आधार जो होगा, शंकु के आधार दोनों एक समान होंगे, क्योंकि अर्धगोले पर है तो अर्धगोला पर ही जाकर के, क्योंकि 60 सीएम का अर्धगोला है और 60 सीएम का शंकु भी है। बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यह जो होगा, यह त्रिज्या जो है शंकु की भी हो जाएगी और अर्धगोले की भी हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या भी 60 सीएम होगी और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सीएम होगी। अब शंकु की ऊंचाई जो है, छोटा r 60 सीएम रखिए, h जो है, शंकु की ऊंचाई जो है वो कितना है, 120 सीएम। किसी को दिक्कत, सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़ने के बाद जो है उसका फिगर बनाना सीखिए, इस रूल्स को याद रखिए, ठीक है। तो h हो गया 120 सीएम, r हो गया 60 सीएम। तो इसमें जो है अर्धगोला और शंकु ये दोनों मिल करके जो है क्या है कि अब अर्धगोले, अब इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया गया। एक लंबवृत्तीय बेलन में, इसको उठा करके कहां डाल दिया गया, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया गया, जिस बेलन की तली को स्पर्श करे, और इस तरह से डाला गया कि यह तली जाकर के उसकी तली में मतलब सट जाए, मतलब यहां से आकर के यहां हो जाएगी। तो इस फिगर को यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं या बनाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात को समझते हैं। डाल दिया गया बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सीएम, बेलन की त्रिज्या भी सेम है, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सीएम है, अर्थात जो बेलन में डाला गया उस बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो गई, 60 सीएम। शंकु की ऊंचाई कितनी थी, शंकु की ऊंचाई 120 सीएम, ठीक है। यहां बैठ जाइए तब तक, 120 सीएम हो गया। फिर आगे कहा जा रहा है कि हाँ, और बेलन की ऊंचाई जो है वह 180, अर्थात बड़ा एच कितना हो गया, 180। देखिए, जो जिसका मात्रक एक है, आर सेम है तो आर को हमने सेम मान लिया है, और एच अलग अलग है तो एच को अलग माना गया। तो अब बात यह है कि तो बेलन में शेष पानी का आयतन बताना है, ठीक है।
अब इस ठोस को उठा करके इसमें डाल दिया गया। यह पूरा पानी भरा हुआ था। जब यह पूरा पानी भरा हुआ है, जब इसको इतना डालिएगा तो उतना पानी तो गिर जाएगा। जितना इस ठोस का जितना आयतन होगा उतना इसमें डालने के बाद तो पानी गिर जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब शेष बचे पानी का आयतन निकालना होगा आपको। देखिए इन सभी क्वेश्चनों में यदि आप शंकु का अलग निकालते हैं, अर्धगोले का अलग निकालते हैं, मतलब अर्धगोले का आयतन या शंकु का आयतन निकाल के जोड़ते हैं, फिर बेलन का आयतन निकाल के घटाते हैं, तो यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। और जो उसमें कैलकुलेशन होगा, जो गुना भाग की जो प्रक्रिया होगी वो अत्यंत मतलब क्या हो जाएगी कि मतलब थोड़ा सा कठिन हो सकता है और आपको गुना भाग करने में परेशानी भी हो सकती है। समझ रहे हैं बातों को। तो इस कैलकुलेशन मतलब इसको हम लोग इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं कि आसान हो और सही तरीके से बातें समझ में आए। तो हम लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन। अब बताइए तो, आप बताइए तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जाए कि शेष पानी का आयतन निकल जाए। पानी से भरा हुआ तो यह जार है जो बेलनाकार है, इसको इसमें आप डाल रहे हो तो पानी निकल जा रहा है। पानी कितना निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा। तो क्या किया जाए बताइए, बोलिए। गुड। और कोई, देखिए बेलन में ना इसको डाला जा रहा है, तो अगर मैं सिंपल लिखूं बेलन का आयतन, ठीक है, माइनस शंकु का आयतन अब प्लस अर्धगोले का आयतन। किसी को दिक्कत, अर्धगोले का आयतन। कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो बात? कोई भी ऐसा नहीं होगा। अब सीधा आप फार्मूला लगाइए और फार्मूले मतलब लगा करके आप सवालों को बनाना शुरू कर सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है मालूम किसी को? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा एच लिखा है बच्चों, छोटा एच की बड़ा एच? अरे मूर्ख, बड़ा एच है, बेलन का बड़ा एच है यहाँ पर। पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा एच होगा, ठीक है, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कौन सा एच, छोटा एच की बड़ा एच? छोटा एच। गुड। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, और यहाँ भी पाई स्क्वायर है। तो पहले इन दोनों में से निकाल लिया जाए तब इधर निकाला जाएगा। यदि चाहिएगा तो दोनों निकल सकता है, जोड़ घटाव में है तो निकल सकता है, निकाल ही दिया जाए। पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई स्क्वायर इधर भी है, जितने भी रेड पॉइंट है उसको बाहर निकालिए। तो पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, इधर मजोला कोष्ठ लगाइए, क्या बच गया एच माइनस छोटा कोष्ठ 1/3 बचा, फिर सिर्फ छोटा एच, अब प्लस क्या बच गया 2/3 आर। कोई तकलीफ किसी को? बस कुछ नहीं, यहां से मान उठा करके रख दीजिए, सवाल फिनिश। 22/7 आर का मान कितना था 60 गुना 60, मजोला कोष्ठ एच का मान कितना था 180 माइनस 1/3 एच कितना था, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ मजोला कोष्ठ छोटा कोष्ठ होगा। एच कितना था 120 और 2/3 आर कितना है 60। किसी कोई तकलीफ? अब काटने छाटने की प्रक्रिया अगर आती होगी तो काट लो छाट लो, नहीं आती होगी तो बस दिक्कत हो जाएगा। वो पागल नहीं होगा जो 10th क्लास तक पहुंच करके काटने छाटने की प्रक्रिया नहीं सीखा होगा। गुना कीजिए, 3 से कट जाएगा 40, 3 से कट जाएगा 20, कितना बच जाएगा 40 प्लस 20 दूनी 40। कोई दिक्कत? 22 गुना 3600/7 गुना 180 में से 80 घट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 100। गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 22 गुना 36,000 हो जाएगा बट्टा 7 कर लीजिए। जो बचेगा शेष गुना करके 7 से भाग कर दीजिए, वही उसका आयतन होगा। और यदि आंसर मीटर क्यूब में दिया होगा तो क्या कीजिएगा कि उसको 1000 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? यही इसका क्या हुआ CM क्यू आयतन बचा। अब आपने क्षेत्रमिति के तहत क्या समझा,
यह समझा कि किसी भी क्षेत्र मतलब जो अंदर की बातें होती है उसको आयतन बोलते हैं, और जब उसको पानी में डाला जाएगा, अंदर डाला जाएगा, तो जो उसमें से निकलेगा वह आयतन बोला जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा उस समय हो जाता जब इसके संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बातें की जाती। तो अभी कोई ऐसा मतलब उदाहरण मिलेगा जिसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की बातें की जाएंगी, तो मैं उसको भी डाल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से यह सवाल समाप्त होता है, जो आपका क्या है कि क्षेत्र के मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा जा सकता है। आप 10th क्लास की क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में भी जान सकते हैं, और क्षेत्रमिति की एग्जाम्पल के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अभी 7 नंबर को हम बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा 8 नंबर को देखा जाए। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ध्यान दीजिए, एक कोई बर्तन है जो गोले के आकार का है। किस आकार का है? गोले के आकार का। समझ गए? तो फिलहाल विपरीत हो गया। अगर हम ऐसे कर दें तो ये गोला हो जाएगा। इसकी जो गर्दन है, यहाँ इस गोले की जो गर्दन है वह कैसी है? बेलन के आकार की है। समझ गए? इस आकार का कोई बर्तन है, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए इस तरीके को याद मतलब रखिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और उस हिसाब से क्या बनाएं, फिगर बनाएं। क्षेत्रमिति का सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और उसके हिसाब से फिगर बनाएं। तब फिगर में मौजूद जो इकाई दी गई है, जो उसके वैल्यू दिए गए हैं, उसको रखें। देखिए कांच की बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है। किसकी लंबाई? इसी में बात होती है, जिसकी लंबाई। किसकी लंबाई? बेलन की लंबाई कितनी cm है? 8 cm। h कितना लिख लीजिए यहाँ पर। बेलन की ऊंचाई, लंबाई को ऊंचाई भी कहा जाएगा, मालूम है ना, बताए हम आपको पहले दिन सब बात हो चुका था। क्षेत्रमिति के पहले भाग में सब बात हो चुका है। h कितना cm? किसी को दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे है कि इस ठोस को पानी से भरे एक एक मिनट, और व्यास 2 cm है, जबकि गोलीकार भाग का व्यास, और इसका जो व्यास है 2 cm है, तो आर कितना आ जाएगा? 2/2 1 cm। कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन की त्रिज्या d/2 2/2 1 cm। कोई दिक्कत नहीं। फिर जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm, जबकि गोले का भाग जो व्यास है यह कितना है? 8.5, अर्थात इसको बड़ा आर मान लीजिए, बड़ा d/2 अर्थात 8.5/2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। 2 चौके 8, हाँ चलिए 2 चौके 8, अब पॉइंट 2 दूनी 4, 4.25 लिख सकते हैं इसको, 4.25 लिखिए। या इसको भिन्न मतलब ऐसे भी रखा जा सकता है, भिन्न में भी रखा जा सकता है। भिन्न में ही ठीक रहेगा, गुना उना करने में आसानी होगी। तो पॉइंट में मत बदलिए, इसको 0 बढ़ा करके तब काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 17×5 = 50, ये 5 चुके 20, 17/4 आ गया। समझ रहे बात? सीएम में है कि किस में? सीएम में। बस क्लियर। यहाँ मान लीजिए गोले की त्रिज्या बड़ा d/2 अर्थात 17/4। यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए बड़ा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया। अब इसमें पानी भर दिया गया, पूरा पानी भर दिया गया, और एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें टोटल 345 cm³ पानी है। एक बच्चे ने क्या कहा कि पानी कितना है? एक बच्चे ने कहा
बच्चे ने कहा कि मतलब इस बर्तन की धारिता इस बर्तन में मौजूद पानी कितना है 345 सीएम क्यूब। तो क्या बच्चे ने सही कहा या गलत कहा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि बच्चा ने सही कहा या गलत कहा। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि सही या गलत है। अब क्या करेंगे, क्या करें बोलिए कि पता लगे कि इस बच्चे ने सही कहा कि गलत कहा। क्या किया जाए, बेलन का और गोले का आयतन निकल के जोड़ दिया जाए, क्योंकि पानी इसमें अंदर रखी जा रही है। अंदर रखने की जब बात होगी तो आयतन तो बर्तन की धारिता बर्तन में मौजूद पानी की धारिता को आयतन भी कहते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। फार्मूला पता है आपको, बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच, हाँ 4/3 आर कौन सा रहेगा, हाँ बस बात खत्म। दोनों में पाई क्या है, कॉमन है। पाई को बाहर निकाल दीजिए, इधर छोड़ दीजिए आर स्क्वायर एच प्लस पाई 4/3 पाई नहीं, पाई तो बाहर निकल गया ना, बस वैल्यू बैठा दीजिए 22/7। इसमें पाई का मान 3.4 रखने के लिए कह रहा है। तब आप इसको भिन्न में क्यों निकलवाए हैं, दशमलव में रख के गुना होता ना, दशमलव का मामला आ ही जाएगा। तो फिर आर का मान कितना हो गया 1 गुना 1, एच का मान कितना हुआ 8, 4/3 आर का मान कितना है 17 बस हल कीजिए, कोई किसी से नहीं कट रहा है, बस हो गया। 8 प्लस 17 में गुना कीजिएगा, 17 में 17 से गुना कीजिएगा तो 289, फिर 17 से गुना कीजिएगा तो 7 9 63 का 3 हाथ में बचा 6, 7 9 63 का 3 हाथ में बचा 6, 7 चुके 7 8 56, 56 आ 6 62 का 2 हाथ में बचा 6, 7 दूनी 14 2 16, फिर 9 8 2 3 11 8 से 14 49 13 होगा, कहाँ 20 होगा, ठीक है, लेकिन 49 13 ही आंसर होगा। 16 तब 8 9 49 13, चलिए 17 को 3 बार गुना कैसे तो 49 13 आता है। जब यहाँ पे हम लिख रहे थे तो हम दिमाग में आ गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि गणित क्या होता है, प्रैक्टिस का क्या होता है, गणित प्रैक्टिस का ही एक, जितना जो प्रैक्टिस करेगा गणित उसका गुलाम हो जाएगा। गणित अभ्यास का गुलाम होता है, याद रखिएगा। जितना ही आपको अभ्यास होगा, अब मान लीजिए अभी आप 17 से 17 में गुना किए हैं तो अब 49 13 आ गया। अगर कल आपको कोई क्वेश्चन मिले वहाँ 49 13 मतलब 17 17 में गुना करना हो तो तुरंत आप बता दीजिएगा। प्रैक्टिस में रहना सीखिए, ठीक है। 49 13 3.16, फिर 3 भी तो है 16 3 48, तो अब 8, अब इसको दशमलव में बदल लेंगे तो 1 फिर 11 फिर 0 13 लिख के कर लेते हैं। 49 13 में आप 48 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 1 48, 1 भाग नहीं लगेगा, कितना बार में हो जाएगा 2 बार में, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 8 की 24 7 बार नहीं, 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 में चाहिए, 4 दूनी 8 9 96, 13 में 6 हो गया 7, फिर
फिर अब दशमलव बढ़ेगा तो 0 उतरेगा 170, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 16 3 17, 3 बार में, ठीक है। तो 48 पॉइंट कितना आ जाएगा 102.3, ठीक है। अब इसको 3.14 को गुना कर दीजिए 110.3, आंसर। अब गुना कीजिए कितना आएगा, गुना कीजिए जल्दी कीजिए आप लोग भी कीजिए भाई। 3.14, 4 3 बार का 2 4, देखिए गुना कीजिए कितना हुआ, कितना आ रहा है 3.14 गुना 110.3, 346 उतना ही आ रहा है यहाँ मोबाइल से भी करने पर 3 4 2, आप लोग का भी नहीं आया है, ठीक है। जबकि बच्चे ने कितना कहा था 345, ठीक है। अब पता नहीं आंसर में क्या दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से तो लगभग सही हो सकता है। आंसर में क्या दिया, गलत है कि सही है, आंसर में क्या दिया, सही गलत है, सही है। तो त्रिकोण मतलब क्षेत्रमिति में जो है ना इतना एक पॉइंट इधर उधर चलता है, लगभग में बताया गया 350, आंसर में गलत दिया है, मतलब आंसर में यह बोल रखा है कि बच्चे ने गलत कहा है, ठीक है। तो अब लिख दीजिए कि बच्चे ने गलत कहा है। इस तरीके से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है, फिर अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है।